सो चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। तो 2024 से पहले इन बांग्लादेश वी सॉ डायनेस्टिक डियोपोली। लाइक फॉर डेकेड्स सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज का वहाँ पे बोलबाला था। एक तो रूलिंग गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय बांग्लादेश आवामी लीग एंड द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बट 2024 में वी सॉ मानसून रेवोल्यूशन, जहाँ पे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हमको देखने को मिला। तो 2024 से 2026 में देर वॉज अ इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। सो वी सॉ जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो 15 सालों के बाद पहली बार बांग्लादेश आवामी लीग पावर से चली गई। शेख हसीना की सरकार कोलैप्स कर गई। एंड वी सॉ अ जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वेर इन we saw massive youth activism and structural reforms during the period 2024 to 2026 and post 2026 and February 2026 में we saw the general elections in Bangladesh and उसके बाद we saw pluralistic system in Bangladesh। pluralistic system प्लूरलिस्टिक सिस्टम का मतलब ये है कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज नाउ आर इन पिक्चर। तो जो मेन ऑपोजिशन है, इट इज एन अलायंस ऑफ 11 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द बीजेआई एंड द एनसीपी, दैट इज द नेशनल सिटीजन पार्टी। तो वी कैन सी अ राइज ऑफ प्लूरलिस्टिक सिस्टम इन बांग्लादेश। तो फ्रॉम डायनेस्टिक duopoly to pluralistic system, and the key drivers for this changing political landscape in Bangladesh, the key drivers की अगर हम बात करें, डिजिटल मोबालाइजेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म डिमांड्स एंड एंटी करप्शन प्रोटेस्ट। तो बांग्लादेश में अब लोग जागरूक हो गए हैं। नाउ वी कैन सी अ शिफ्ट फ्रॉम पर्सनैलिटी टू पॉलिसी। नाउ द पीपल आर नॉट focusing on a personality like Sheikh Hasina or any influential leader. Rather, they are looking at the policy. So in Bangladesh, we can see a shift from personality to policy. And the key drivers for this shift is the digital mobilization, wherein the youth is participating in politics. We are seeing the electoral reform demands and the anti-corruption protest. The rise of Gen Z political alliances. अब हम देखते हैं द राइज ऑफ जेन जी पॉलिटिकल अलायंसेस। तो बांग्लादेश में हमको जेन जी पॉलिटिकल अलायंसेस देखने को मिल रहे हैं पहली बार। एक पिछले 15 सालों में पहली बार हमको जेन जी पॉलिटिकल अलायंस, द राइज ऑफ जेन जी पॉलिटिकल अलायंस इन बांग्लादेश वी कैन सी। सो दिस इज लाइक द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। So we can see a very significant shift wherein we see formal entry of student leaders from 2024 uprising into mainstream politics। तो जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, लाइक लाइक कॉलेजेस में भी इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज में इलेक्शंस होते हैं, तो स्टूडेंट लीडर्स अब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नेशनल सिटीजन पार्टी। तो बांग्लादेश में वी हैव नेशनल सिटीजन पार्टी। तो अब बांग्लादेश का जो मेन ऑपोजिशन है, इट इज एन 11 अलायंस ऑफ 11 पॉलिटिकल पार्टीज। एंड उस अलायंस में नेशनल सिटीजन पार्टी भी एक हिस्सा है। So this National Citizen Party is a political party which is formed by Gen Z. It is formed by leaders of students against discrimination movement. So National Citizen Party is led by Gen Z students who are against the discrimination movement. And this political party has turned out as a primary vehicle for youth interest. Primary vehicle
for youth interest. And this political party, National Citizen Party, it broke the traditional student wing model where student groups served as muscle for major parties. अभी तक होता क्या था, जो स्टूडेंट ग्रुप्स थे वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर पार्टीज थी उसको सपोर्ट करते थे. अंटिल नाउ बांग्लादेश में स्टूडेंट ग्रुप्स जो मेजर स्टूडेंट ग्रुप्स थे दे जस्ट सपोर्टेड, दे एक्टेड लाइक अ मसल फॉर मेजर पार्टीज. बट पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश वी सॉ कि स्टूडेंट ग्रुप्स ने मिलके अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स का फॉर्मेशन कर दिया. एंड नेशनल सिटीजन पार्टी, तो नेशनल सिटीजन पार्टी स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की पार्टी है, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है which is led by the Gen Z students who are against the discrimination, like student against discrimination movement. So National Citizen Party is an example of rise of Gen Z political alliances. इसके अलावा we can also see the technocratic influence in Bangladesh. We can also see the technocratic influence in Bangladesh. So unlike traditional politicians, these young leaders, these Gen Z leaders, they prioritize data-driven policy, climate resilience and digital rights. तो बांग्लादेश में हमको ये देखने को मिल रहा है कि अनलाइक द ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस, ये जो यंग लीडर्स हैं, जो जेन जी लीडर्स हैं, वो डेटा ड्रिवन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस में लाने की बात कर रहे हैं. सो दैट इज अ टेक्नोक्रेटिक इन्फ्लुएंस. सो दीज यंग लीडर्स they are prioritizing data driven policy, they are prioritizing the climate resilience, they are prioritizing the digital rights, and hence we can see a platform shift, we can see a platform shift, we can see a platform shift. So for these Gen Z young leaders, their platform moved away from historical grievances of 1971, like instead of talking about historical grievances of 1971, these young Gen Z leaders, they are focusing on Bangladesh 2.0, that is the future centric vision. तो ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, एक बहुत पॉजिटिव एक हमको चीज देखने को मिली. जिस तरीके से मानसून रेवोल्यूशन हुआ बांग्लादेश में, विच स्टार्टेड फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2024. तो जून 2024 के महीने में बांग्लादेश में students they gathered to protest against the 30% quota, 30% job quota which was given to the descendants of the freedom fighters of Bangladesh. तो उस फैसले के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला. ये प्रोटेस्ट गरमाता गया एंड जब सरकार इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ खड़ी हो गई, जब शेख हसीना की सरकार ने आदेश दे दिया, शूट ऑन साइट ऑर्डर, कर्फ्यू लगा दिया, 500 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट. तो ये जो भी यूथ थी, बांग्लादेशी यूथ, ये सड़कों पे आ गई, ढाका की सड़कों पे आ गई. एंड 5 अगस्त 2024 को दे रेडेड, दे ब्रोक ऑल द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास पे धावा बोल दिया. एंड जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार कोलैप्स कर गई, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा. एंड 15 सालों में पहली बार बांग्लादेश में हमको एक पावर वैक्यूम देखने को मिला, एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ. एंड वहीं से जेन जी पॉलिटिकल मूवमेंट बांग्लादेश में हमको देखने को मिला. एंड इस जेन जी पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत नेशनल सिटीजन पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है. एंड हमको टेक्नोक्रेटिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला, जहाँ पे कि ये जो यंग जेंजी लीडर हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात कर रहे हैं. दे आर प्रायोरिटाइजिंग द डेटा ड्रिवन पॉलिसी, climate resilience, digital rights, and instead of talking about historical grievances of 1971, these young Gen Z leaders, they are talking about Bangladesh 2.0, which is basically their future-centric vision. Decline of traditional dominance. Decline of traditional dominance. अब अगर हम चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप
इन बांग्लादेश की बात करें तो वी आर सीइंग अ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल डोमिनेंस. So the zero-sum politics that defined the rivalry between the Bangladesh Awami League and the Bangladesh Nationalist Party for 30 years has been disrupted. So the zero-sum politics जो 30 साल से था बांग्लादेश में, the zero-sum politics between the Bangladesh Awami League and the Bangladesh Nationalist Party, it has been disrupted because of the collapse of the Bangladesh Awami League. बांग्लादेश आवामी लीग बिल्कुल अब तो बैन हो गई है. इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय डॉक्टर मोहम्मद यूनस, दे बैंड दी बांग्लादेश आवामी लीग. तो 30 साल से जो जीरो सम पॉलिटिक्स चल रही थी, जिसके तहत देर वाज अ डियोपोलिक डायनेस्टी, जहाँ पे दो मेन प्लेयर्स थे बांग्लादेश की पॉलिटिकल लैंडस्केप में. सिर्फ दो मेन प्लेयर्स थे, बांग्लादेश आवामी लीग एंड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. ये दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में राइवलरी थी. अब बांग्लादेश आवामी लीग पे बैन लग गया है, एंड जिसकी वजह से ये जो जीरो सम पॉलिटिक्स था, ये पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुका है. सो नाउ देर इज अ आवामी लीग वैक्यूम इन बांग्लादेश. सो नाउ देर इज अ आवामी लीग वैक्यूम इन बांग्लादेश. तो शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा ऑन 5 अगस्त 2024. एंड उसके बाद इंटरिम सरकार बनी एंड उन्होंने 2025 में आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगा दिया. एंड जिसकी वजह से, उस बैन की वजह से अ मैसिव पॉलिटिकल स्पेस गॉट ओपनड अप. क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि आवामी लीग एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने 15 साल तक राज किया बांग्लादेश में. उस पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगा दिया गया, तो एक मैसिव पॉलिटिकल स्पेस ओपन अप हो गया. a massive political space got opened up, and definitely बीएनपी ने भी इस स्पेस को फिल करने का पूरा प्रयास किया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. बट ये इतना बड़ा स्पेस था कि और भी प्लेयर्स फिर पिक्चर में आए, लाइक बांग्लादेश जमात ई इस्लामी, बीजेआई पे बैन हटा दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर लिया, जिसके तहत बीजीआई को टिकट मिल गई. 2026 का जो बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस हुआ था, वहां पे बीजेआई ने इलेक्शन लड़ा था. वहां पे बीजेआई ने इलेक्शन लड़ा था. तो ये जो मैसिव पॉलिटिकल स्पेस था, इट वाज फिल्ड अप बाय स्मॉल स्मॉल प्लेयर्स. लाइक बीजेआई ने 10 और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके एक अलायंस बनाया, 11 पार्टी का एक अलायंस बनाया. एंड ये इन लोगों ने मिलके इलेक्शंस लड़ा. एंड दैट इज व्हाट द थर्ड फोर्स इमरजेंसीज. तो अब बांग्लादेश में बीएनपी के अलावा वी आर ऑल्सो सीइंग द एमरजेंस ऑफ द थर्ड फोर्स. तो 2026 का जो बांग्लादेश का जनरल इलेक्शन हुआ, देयर वी सॉ द एमरजेंस ऑफ थर्ड फोर्स, वेरिन वी सॉ जमात लेड अलायंस. तो बीजेआई लेड 11 पार्टी अलायंस. एंड उस 11 पार्टी अलायंस में एनसीपी का भी बहुत बड़ा रोल था, नेशनल सिटीजन पार्टी विच इज लाइक द जेनजी लेड पार्टी. एंड 2026 का जो जनरल इलेक्शंस था बांग्लादेश में, इट प्रूव्ड दैट नाउ द बांग्लादेश इज हैविंग अ मल्टीपोलर पार्लियामेंट्री सिस्टम. सो बांग्लादेश इज मूविंग टुवर्ड अ मल्टीपोलर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे कि बांग्लादेश पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डेफिनेटली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई है. बट मेन ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो इट इज एन अलायंस ऑफ 11 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द बीजेआई एंड एनसीपी. एंड उन्होंने भी काफ़ी सीट्स हासिल करी है इन द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश. सो नाउ इन बांग्लादेश वी कैन सी मल्टीपोलर parliamentary system, which is a very significant change in the political landscape in Bangladesh. Institutional demand for accountability. तो पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में काफी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से लोगों का सिस्टम पे भरोसा उठ गया. जिस तरीके से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने 30% जॉब कोटा का ऐलान कर दिया फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स,
एंड जिस तरीके से जब वहाँ पे पीसफुली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कर्फ्यू लगा दिया गया, शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया गया, 500 से 1000 लोगों को मार गिराया गया। सो द प्रोटेस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ सिविल वार बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, जिसकी वजह से लोगों का सरकार पे भरोसा उठ गया, सिस्टम पे भरोसा उठ गया। एंड जो इंटरिम सरकार बनी उनके ऊपर एक प्रेशर था कि वो जो ट्रस्ट था उसको फिर से जीतने का। तो बांग्लादेश में जब इंटरिम सरकार बनी 2024-2025, लाइक 2024 से 2026 जनवरी तक ये इंटरिम गवर्नमेंट पावर में रही। और 2026 लाइक फरवरी 2026 में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हुए। उससे पहले तक इंटरिम गवर्नमेंट पावर में थी। एंड इस इंटरिम गवर्नमेंट ने दे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड culture of questioning that persisted into the new 2026 एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ये इंटरिम सरकार बनी इसने कुछ बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए। एंड इट ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज द कल्चर ऑफ रीजनिंग, कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग, जहाँ पे कि इन्होंने अलाउ किया मीडिया को एक फ्री हैंड दिया कि आप क्वेश्चंस पूछो, कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग। एंड वो जो कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग है इट इज still persisted, it is carried forward by the new बांग्लादेशी गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, द जुलाई चार्टर which marked as a constitutional shift. So this July charter was approved by referendum alongside the 2026 elections, and this July charter introduced a two-term limit for prime ministers, preventing the rise of फ्यूचर ऑटोक्रेट्स। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है जुलाई चार्टर। तो जुलाई चार्टर के तहत बांग्लादेश में एक जुलाई चार्टर का इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जुलाई चार्टर के तहत कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैक्सिमम उसकी 2 टर्म की लिमिट होगी, मतलब 2 बार मैक्सिमम वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, 2 बार से ज्यादा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। तो जुलाई चार्टर का जो की प्रोविजन है, सो द की प्रोविजन ऑफ द जुलाई चार्टर इज 2 टर्म लिमिट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में अब प्राइम मिनिस्टर की अगर हम टर्म लिमिट की बात करें तो वो 2 है, 2 से ज्यादा बार कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। एंड ये जो भी जुलाई चार्टर था इट वॉज अप्रूव्ड बाई रेफरेंडम अलोंगसाइड द 2026 जनरल इलेक्शंस। तो इस जुलाई चार्टर को अप्रूव कर दिया गया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ in Bangladesh we will not see any future autocrats like शेख हसीना, क्योंकि 2 बार से ज्यादा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अब बांग्लादेश में नहीं बन पाएगा। इन एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज द एम्पावरिंग इंडिपेंडेंट कमीशंस। तो इंटरिम सरकार ने कुछ स्पेशल इंडिपेंडेंट कमीशंस का फॉर्मेशन किया। एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, जो इंटरिम सरकार बनी उन्होंने कुछ स्पेशल इंडिपेंडेंट कमीशंस का फॉर्मेशन किया। एंड ऑल्सो टू 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 बेसिकली वॉच द जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन, द एंटी करप्शन कमीशन। द गोल वॉज डीपोलिटाइजेशन, द गोल वॉज डीपोलिटाइजेशन। तो आइडिया ये था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हटाना। एंड उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा कदम उठाया, एक और बहुत बड़ा कदम उठाया, दैट इज पहली बार बांग्लादेश में इलेक्शन कमीशन, एंटी करप्शन कमीशन एंड जुडिशरी वेर ग्रांटेड financial and administrative autonomy. For the first time in Bangladesh, Election Commission, Anti-Corruption Commission, and Judiciary granted financial and administrative autonomy from the Prime Minister's office. तो अब कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में इलेक्शन कमीशन, एंटी करप्शन कमीशन एंड जुडिशरी नाउ दे कैन function independently. They have been granted financial and administrative autonomy from the Prime Minister's office. Now, the Prime Minister's office of Bangladesh cannot interfere in the administrative and the financial
financials of election commission, anti corruption commission and judiciary. सो एक तरीके से इंटरिम सरकार ने इन कमीशंस को इंडिपेंडेंट कर दिया, ऑटोनॉमस कर दिया, आजाद कर दिया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, विच इज अ वेरी वेरी बिग मूव। एंड इसकी वजह से ये जितने भी कमीशंस हैं ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पाएंगे। एक तरीके से हमने डीपोलिटाइजेशन कर दिया है बांग्लादेश में। सो इलेक्शन कमीशन, एंटी करप्शन कमीशन एंड जुडिशरी विल बी ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। एंड इससे क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी सिद्ध होगी, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड सिविक वॉचडॉग्स। तो अगर हम चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश की बात करें तो इन बांग्लादेश वी आर looking at a transparent governance and civic watchdogs. So digital transparency has become a non-negotiable demand from the electorate. तो बांग्लादेश में डिजिटल ट्रांसपेरेंसी हैज बिकम अ नॉन नेगोशिएबल डिमांड। सो वी कैन सी नाउ ओपन डेटा इनिशिएटिव्स इन बांग्लादेश, जिसके तहत द यूथ ड्रिवन मूवमेंट्स सक्सेसफुली पुश्ड फॉर अ नेशनल ट्रांसपेरेंसी पोर्टल्स। सो इन बांग्लादेश we have national transparency portals because of the monsoon revolution, and this national transparency portal यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन एड एलोकेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग की रियल टाइम ट्रैकिंग करी जा सकती है। सो रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन एड्स एंड पब्लिक स्पेंडिंग। एंड बांग्लादेश में सोशल मीडिया इज नाउ द न्यू पार्लियामेंट। तो लोग सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव हो रहे हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट ने भी मीडिया पे छूट दे दी। लोग मतलब उसको कहते हैं ना, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब है वॉइस ऑफ द पीपल। तो वॉइस ऑफ द पीपल को सपोर्ट किया इंटरिम गवर्नमेंट ने, जिसके तहत सोशल मीडिया इट बिकेम द न्यू पार्लियामेंट वेर इन सिटीजन्स आर openly expressing their concerns. Social media platforms like TikTok, Facebook, they became the primary arenas for political debate. So TikTok, Facebook, they became the primary debate arenas. And it is forcing politicians to engage directly with citizens rather than through state controlled narratives. तो बांग्लादेश में अब पॉलिटिशियंस डायरेक्टली लोगों के साथ एंगेज कर रहे हैं rather थ्रू स्टेट नरेटिव्स। एंड बांग्लादेश में ट्रेडिशनल मीडिया पे अभी भी बैन, मतलब धीरे धीरे वो बैन हटाया जा रहा है। सो ट्रेडिशनल मीडिया इज स्टिल रिकवरिंग, बट सोशल मीडिया में लोग खुल के सामने आ रहे हैं, अपने कंसर्न्स रेस कर रहे हैं एंड पॉलिटिशियंस के साथ डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप हमको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, wherein we can see the transparent governance and civil watchdogs, जहाँ पे कि ओपन डेटा इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल ट्रांसपेरेंसी पोर्टल्स हमको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया में भी हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं। शिफ्ट इन पॉलिटिकल रेटोरिक, शिफ्ट इन पॉलिटिकल रेटोरिक। तो अगर हम चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश की बात करें, वी कैन सी अ शिफ्ट इन पॉलिटिकल रेटोरिक। सो द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स हैज मूव्ड फ्रॉम आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी टू परफॉर्मेंस एंड सर्विस डिलीवरी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश में अभी आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी से हटकर लोग परफॉर्मेंस एंड सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या था, देखो शेख हसीना या बांग्लादेश आवामी लीग को इसलिए लोग पसंद करते थे क्योंकि बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में भी उनका एक काफी बड़ा योगदान रहा उस पॉलिटिकल पार्टी का, एंड एक आइडियोलॉजी एंड एक आइडेंटिटी बन गई थी। तो आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी के दम पे उनको वोट मिलते थे, ना कि परफॉर्मेंस एंड सर्विस डिलीवरी के दम पे। बट जिस तरीके से बांग्लादेश में करप्शन हुआ एंड
बहुत सारी चीजें लोगों ने देखी, तो लोग फिर लोग भी समझदार हो गए, सिटीजन समझदार हो गए, एंड नाउ वी कैन सी अ शिफ्ट इन political rhetoric, wherein now people are not looking at identity and ideology, rather people are looking at performance and service delivery. So now in Bangladesh, we can see issue-based voting. In Bangladesh, we can see issue-based voting. तो जो बांग्लादेश में 2026 का जनरल इलेक्शंस हुआ था इन द मंथ ऑफ फरवरी 2026 में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हुआ था। वहां पे वोटर्स इन अर्बन सेंटर्स वोटर्स इन अर्बन सेंटर्स they prioritize inflation control, job creation, and judicial independence over party loyalty. So rather than uh, going for a political party like the identity and ideology, their priority was performance and service delivery, where people were seeking inflation control, job creation, and judicial independence. And we also saw collaborative governance. तो बांग्लादेश में पहली बार हमको कोलैबोरेटिव गवर्नेंस देखने को मिला। सो यूनिटी गवर्नमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनिटी गवर्नमेंट और नेशनल कंसेंसस गेन्ड ट्रैक्शन। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि बांग्लादेश जमात ई इस्लामी बीजेआई जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसने 10 अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया, एंड उस अलायंस ने इलेक्शन लड़ा। तो बांग्लादेश में जो 2026 में जनरल इलेक्शन हुआ था, तो वहां पे बीजेआई ने एक अलायंस बना के इलेक्शन लड़ा, एंड इट सिग्नल्ड अ मूव अवे फ्रॉम द विनर टेक्स ऑल मेंटालिटी ऑफ द पास्ट। क्योंकि अभी तक होता क्या था कि बांग्लादेश में डियोपोली चलती थी, डियोपोली डायनेस्टी, मतलब कि सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी का राज था, बांग्लादेश आवामी लीग एंड बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बट जैसे ही बांग्लादेश आवामी लीग पे बैन लगा दिया गया, अदर पॉलिटिकल पार्टीज पिक्चर में आई, एंड जैसे ही बांग्लादेश जमात ई इस्लामी पे बैन हटा दिया गया, एंड बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में बांग्लादेश जमात ई इस्लामी का रजिस्ट्रेशन को भी रिस्टोर कर लिया, जिसके तहत इनको टिकट मिल गई। ये पॉलिटिकल पार्टी बीजेआई वाज एबल टू कॉन्टेस्ट फॉर द 2026 जनरल इलेक्शंस, एंड बीजेआई ने 10 और पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी, इन्होंने इलेक्शंस लड़े। एंड ये एक शुरुआत है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की। तो वी कैन सी अ शिफ्ट इन पॉलिटिकल रेटोरिक इन बांग्लादेश। So as a changing political landscape in Bangladesh, now in Bangladesh, people are not looking at identity and ideology, rather they are talking about performance and service delivery. Now people are prioritizing issue-based voting, and we can also see collaborative governance in Bangladesh.